हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्पर्धा पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ जो करंट अफेयर्स बिहार का चल रहा है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये एमसीक्यू है जो हम लोग ऑलरेडी करते जा रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य का कर चुके हैं। उसके बाद जनवरी 21 से लेके मार्च 22 तक का हम लोग ऑलरेडी जो मंथ वाइज पॉइंटर्स है उसको भी हम लोग इसको कर चुके हैं। ये वाला पहले वाले वीडियो में राजनीतिक परिदृश्य जो है इसका हम लोग एमसीक्यूज कर चुके हैं। और इसके बाद राजनीतिक परिदृश्य के बाद आपका आर्थिक और बजट का जो था क्वेश्चन, उसको भी हम लोग इसको भी कर चुके हैं। अब इसके आगे जो है हमारा बिहार कैबिनेट के जो फैसले हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जनवरी 21 से लेकर मार्च 22 तक का। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूटी में हम ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि इस बुक को जितना जल्दी हो सके हम लोग ख़त्म कर दें। टाइम कम है, आप लोगों को फीलिंग ऐसा आ रहा होगा कि अभी कितना पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, ये छूटा हुआ है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो पेशेंस रखिए और लगातार पढ़ते रहिए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग ब्लैंक हो रहा है, इसका मतलब कि आपका तैयारी अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और बीच में स्किप नहीं करना है, मतलब कि 2 दिन का गैप, 4 दिन का गैप नहीं लेना है। कंटिन्यूटी, चाहे आपको ऐसा फीलिंग आ रहा हो, प्रेशर फील हो रहा है, तब भी कंटिन्यूटी नहीं छोड़ना है। आप लगातार पढ़ते रहिए और आपको प्रेशर में पढ़ने का जो हैबिट होगा वही आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवाने के लिए तैयार करेगा। तो चलिए ये कैबिनेट के फैसलों को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लगभग 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपौती बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये लखीसराय भागलपुर वाले क्षेत्र में स्थित है। 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपौती बिजली परियोजना को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ये 12 साल से लंबित था, तो भी इम्पोर्टेंट एक सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल है, लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैती में बनने वाली परियोजना में कितने मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा? तो इसमें 500 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होने वाला है। ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, हर क्वेश्चन का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जो हम लोग ऑलरेडी एसपीडी के साथ डिस्कस कर चुके हैं वो उसका आपको यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिल रहा है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए एकदम से स्किप नहीं करना है और लगातार क्वेश्चन बनाते रहिए। तीसरा सवाल है, राज्य के कितने चयनित विद्यालयों में मॉडल लैब स्थापित करने का किए जाएंगे? तो राज्य के टोटल 50 स्कूलों में, चयनित स्कूलों में आईआईटी पटना के सहयोग से राज्य के 50 चयनित स्कूलों में मॉडल लैब स्थापित किए जाएंगे। कौन हेल्प करने वाला है? पटना आईआईटी। तो ये भी एक सवाल बनता है कि कौन इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करेगा बिहार के 50 स्कूलों में मॉडल लैब स्थापित करने के लिए? तो पटना आईआईटी हेल्प करने वाला है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष में कितने हजार टन चना और मसूर की खरीद का निर्णय लिया गया है? जैसे धान गेहूं की खरीद होती है, वैसे चना और मसूर का भी खरीद करने का बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। एमएसपी तो बहुत सारे अनाज का दिया जाता है, लगभग 22 अनाज का दिया जाता है, प्लस एक होता है शुगर कैन, एफआरपी उसको बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो वो तो होता है, लेकिन खरीदारी जो सरकार करती है वो मात्र 2 ही अनाज का करती है और वो है गेहूं और चावल का। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने चना और मसूर की खरीद के लिए भी निर्णय लिया है, तो वो है 30,000 टन। राज्य सरकार धान और गेहूं की तरह अब चना और मसूर की भी खरीद करेगी। साल में 30,000 टन चना और मसूर की खरीद होगी। एसएफसी के माध्यम से इसकी खरीद की जाएगी, स्टेट फूड कॉरपोरेशन के माध्यम से। राज्य में वर्तमान में लागू कृषि रोड मैप की अवधि कितने समय के लिए बढ़ा दी गई है? तो 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। ये 31 मार्च 2022 तक के लागू था, तो 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया, 1 साल के लिए बढ़ाया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। उसका अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल की जवानों के लिए नई योजना के भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए दिए? पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए कितने करोड़? तो 72.82 करोड़ रुपये
मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किए हैं। मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण में के बगहा वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। नई योजना से भवन बनेगा जिस पर तकरीबन 72.82 करोड़ की लागत आएगी। 7 नंबर सवाल, वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए वाहन खरीद पर राज्य सरकार मोटर वाहन टैक्स में छूट देगी। ठीक है, वाहनों का जो पुराना वाहन है उसको कबाड़ में बेचिए और उसको नया वाहन उसके बदले में खरीदिए, इस पर टैक्स में छूट मिलेगी। इसके तहत निजी वाहनों की खरीद पर, व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर टैक्स में क्रमशः कितनी प्रतिशत की छूट रहेगी। निजी वाहन खरीदने में कितना % छूट होगा और कमर्शियल व्हीकल खरीदने में कितने प्रतिशत की छूट होगी। तो इसमें निजी वाहन में 25% की छूट होगी टैक्स में और 15% की छूट होगी आपको किसमें, तो कमर्शियल वाहन में। ये ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है, बिहार सरकार ने। तो वाहनों के कबाड़ घोषित करके ये इसका डिटेल इसमें दिया है। उसके बाद 8 नंबर सवाल, राज्य के कितने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए बेंच डेस्क खरीदने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। तो ये 2803 विद्यालयों के लिए 99.75 करोड़ रुपये लागत से इसको खरीदने की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद 9 नंबर सवाल, कोरोना से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान देने के लिए पहले से स्वीकृत राशि के अलावा कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। तो 125 करोड़ का एडिशनल राशि स्वीकृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाइए 10 नंबर सवाल, राज्य में कितने नए नगर निकाय बनाए गए हैं। नए नगर निकाय बनाए गए हैं, तो कितने नए नगर निकाय बनाए गए हैं। तो राज्य में 3 नए नगर निकाय बनाए गए हैं। राज्य में 3 नए नगर निकाय बनाए गए हैं, वही इकाइयों को उत्क्रमित किया गया है और क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है। सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं मुजफ्फरपुर और छपरा नगर निगम का क्षेत्र का विस्तार हुआ है। तो 3 लाइन में भी पूछ सकता है और इसे भी पूछ सकता है कि इनमें से किस नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है, तो सहरसा को। उसके बाद 11 नंबर सवाल, केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए कितने रुपए की खर्च की स्वीकृति दी गई है। तो इसमें 128 करोड़ रुपए खर्च की स्वीकृति दी गई है। इसके अब बाद आता है 12 नंबर सवाल, राज्य के सभी जिलों में कितनी क्षमता वाले छात्राओं की अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कन्या आवासीय +2 स्कूल संचालित होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 520। राज्य के सभी जिलों में 520 छात्राओं की क्षमता के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कन्या आवासीय +2 स्कूल संचालित होंगे। साथ ही 9 जिलों में 520 आसन वाले 10 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवास +2 स्कूलों का भवन निर्माण कार्य के लिए 378 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके बाद आ जाता है 13 नंबर सवाल, आरा में इथेनॉल फैक्ट्री है तो कितने करोड़ की निवेश की मंजूरी के राज्य कैबिनेट ने दी है। तो आरा में जो इथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी उसके लिए 168.42 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और इसके बाद आ जाता है आपका 14 नंबर सवाल, बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री लगाने हेतु कितने करोड़ की राशि का मंजूरी दिया गया है। तो इसमें आ जाएगा 278.85 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 15 नंबर सवाल। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले भी वीडियो में बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स जो पार्ट है ना वो SPD से कर चुके हैं बिहार का। तो ये सारा का सारा चीज़ उसमें कवर्ड है और इसमें भी बीच बीच में करंट अफेयर्स का पार्ट आता है जो टॉपिक वाइज आता है, बॉक्सेस में आता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलते, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत सारा क्वेश्चन कम समय में हम लोग करना है। इसलिए आप लोगों के लिए रिवीजन प्लस नया क्वेश्चन का एवेन्यू भी खोजेगा और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को जो आपने पढ़ा है उसमें आपको बूस्टअप मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। राज्य सरकार ने 3 आयुर्वेदिक कॉलेज और 1 होम्योपैथ कॉलेज सह अस्पताल निर्माण करने के लिए कितने राशि की मंजूरी दी है। तो ये 838.54 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देसी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार में 3 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं 1 होम्योपैथ कॉलेज सह अस्पताल निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 838.54 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। उसके बाद 16 नंबर सवाल आ जाता है, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत
वाल्मीकि, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बहुउद्देशीय सभागार कितने सीटर का निर्माण होगा? तो ये 500 सीटर का निर्माण होगा। बहुउद्देशीय सभागार पश्चिम चंपारण के में कहाँ बन रहा है? तो वाल्मीकि नगर में बन रहा है। ठीक है। और उसके बाद 17 नंबर सवाल आता है, राज्य के हर प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा के लिए कितने नए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदने की स्वीकृति दी गई है? तो हर प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए 750 एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आपका 18 नंबर जो सवाल है वो है आपका, राज्य के कितने कॉलेज में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो राज्य के किन कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत सभी कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक दोनों आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 19 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार राशन की दुकान में किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा फोर्टिफाइड चावल की। फोर्टिफाइड चावल मतलब वैसा चावल होता है जिसको फोर्टिफिकेशन किया हुआ रहता है, मतलब उसमें कुछ विटामिन्स का एडिशन रहता है, कुछ मिनरल्स का एडिशन रहता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, पार्टिकुलरली विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, तो वो उसको फोर्टिफाई करके, तो ये फोर्टिफाइड चावल का वितरण का मंजूरी दिया है। उसके बाद मतलब ऐसा चावल बनता है, आपको उपज होता है ऐसा चावल जिसका फोर्टिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद उसकी उपज होती है, और वैसे चावल को बेचने की अनुमति राज्य सरकार ने अपने राशन की दुकानों में दी है। अच्छा, 20 नंबर सवाल, राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कब तक के लिए किए जाने का अवधि विस्तार किया गया है? तो ये 31 मार्च 2022 तक के लिए विस्तार किया गया है। 21 नंबर सवाल, 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार वर्ष 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार कितने करोड़ रुपए की योजना दी रही है? तो सारे के सारे लोगों के यहाँ मीटर लग रहा है, प्रीपेड मीटर लग रहा है। आप लोग के यहाँ भी लग चुका होगा, नहीं तो लगने वाला है। ठीक है। और इसके लिए राज्य सरकार ने 11,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके बाद आ जाता है 22 नंबर सवाल, 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि एवं नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2,80,000 मीटर लगाए गए हैं। बिहार में साल 2019 में ही बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से, ये याद रखेंगे नाम, माध्यम से शहरी उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि और नल जल योजना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 2,80,000 मीटर लगाए जा चुके हैं। अगले साल जुलाई तक 23,50,000 मीटर 23,50,000 मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 23 नंबर सवाल, 11 अक्टूबर 2021 को कैबिनेट के बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने का घोषणा किया गया है? तो वो 4,50,000 हो गया है। उसके बाद आप 24 नंबर सवाल पे आ जाइए। 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट के बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई है? तो राज्य के 8 जिलों में बालू खनन की मंजूरी दी गई है। उसके बाद आपका आ जाता है 1 अक्टूबर 2021 को कैबिनेट के बैठक के अनुसार राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में किस विषय की पढ़ाई की स्वीकृति दी गई है? सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में किस विषय की पढ़ाई की होगी? तो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी, क्योंकि कंप्यूटर का स्कोप हमारे यहाँ ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट तो स्कोप थोड़ा कम है, तो इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इस तरह का व्यवस्था किया गया है। और इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होगी। इसके लिए 312 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अभी 12 जिलों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसकी पढ़ाई पहले से होती है, शेष 26 जिलों में भी इसकी पढ़ाई होगी। अब आ जाइए 26 नंबर सवाल, 22 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट के बैठक के अनुसार राज्य की कितनी कक्षा तक के छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं तक के बच्चों को
आपका ये तीनों सुविधा मिलेगा, साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति का सुविधा मिलेगा। तो ये एक और अच्छी पहल है, इससे और ज़्यादा इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा स्कूल में बच्चों का। उसके बाद 22 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट के बैठक के अनुसार राज्य सरकार ने एक वर्ष 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत हाजिरी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। तो 21-22 के लिए कितने प्रतिशत हाजिरी की अनिवार्यता जो है 75%, उसको समाप्त कर दिया है। और इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट सवाल, वो आ जाता है 28 नंबर। 28 नंबर सवाल में क्या है, 7 सितंबर 2021 को कैबिनेट के बैठक के अनुसार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में स्थित में स्थापित कितने उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। कितने उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। ठीक है, तो इसमें है 7। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित 7 उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। केंद्र विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। 7 उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र जो होंगे, एजुकेशनल सेंटर जो होंगे, वो विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। इन केंद्रों के निदेशक अब डीन कहलाएंगे। ठीक है, सभी डीन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के अधीन होंगे। इन केंद्रों में शामिल है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर रिवर स्टडीज, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज, सेंटर फॉर फिलॉसफी। तो ये सारे ब्रांचेज जो है ना, ये अपने आप में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम करेंगे। और ये विश्वविद्यालय जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है जो मीठापुर में स्थापित है पटना में, उसके अधीन ये काम करेंगे। उसके बाद 29 नंबर सवाल आ जाइए, 25 अगस्त 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में कितने ROB के लिए राज्यांश की स्वीकृति मिली है। तो इसमें 3 हो जाएगा। भागलपुर, सासाराम और बक्सर जिले के रेलवे स्टेशनों में शहरी सड़क ऊपरी पुल ROB के निर्माण के लिए राज्यांश के रूप में 85 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है कैबिनेट के द्वारा, जिसमें भागलपुर के लिए 21.92 करोड़, सासाराम के लिए 41.26 करोड़ और बक्सर के लिए 22.95 करोड़ है। उसके बाद 30 नंबर सवाल, 6 अगस्त 2021 को हुई कैबिनेट के बैठक के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकात्तर छात्रवृत्ति योजना में कितने रुपए तक के आय वाले परिवारों को शामिल किया गया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, 2.5 लाख तक के आय वाले परिवारों को इस छात्रवृत्ति के लिए शामिल किया गया है। उसके बाद 31 नंबर सवाल, बिहार में कितने विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। तो बिहार में 3 विश्वविद्यालय को जल्दी स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय विधेयक पर कैबिनेट ने 16 जुलाई 2021 को मंजूरी दे दी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे बहुत इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इस बार ये सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है, 16 जुलाई 2021 को कैबिनेट के बैठक के अनुसार चिकित्सा, अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे। तो इसके कुलाधिपति 16 जुलाई 2021 के अनुसार मुख्यमंत्री को बनाया गया है। जनरली कुलाधिपति कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे चिकित्सा, अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। राज्य के अन्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल हैं। पहली बार राज्य में इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाया गया है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक डिसीजन है जो लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है। तो 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में बन रहा है। बिहार का पूर्णिया मेडिकल कॉलेज राज्य का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में नए मेडिकल कॉलेज स्थापना की मंजूरी दी है। उसके बाद 34 नंबर सवाल आ जाइए, 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी होगी। तो इसमें 4 लाख रुपया है। 4 लाख की धनराशि जो अवैध खनन में लिप्त हैं वो वाहनों को 4 लाख की धनराशि आपको मुआवजा के रूप में, जुर्माना के रूप में देने पड़ेगा। मुआवजा नहीं, जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। उसके बाद 35 नंबर सवाल आ जाइए, 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली है। वृद्धि को मंजूरी मिली है तो 918.58 करोड़ रुपये राशि के वृद्धि की मंजूरी मिली है। उसके बाद आप आ जाइए
36 नंबर सवाल, 22 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार PHED द्वारा राज्य के कितने हजार वार्डों में नल जल योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 56,000 वार्डों में नल जल योजना के क्रियान्वयन का संचालन किया जा रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है सवाल 37 नंबर सवाल, 22 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार 8 प्रखंडों के अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास को कितने राशि की स्वीकृति मिली है? तो ये 187.40 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है। 8 प्रखंडों में अंचल कार्यालय सह आवासीय भवनों के लिए इतना मिला है। ठीक है। 38 नंबर सवाल, 22 जून 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार किस योजना के अंतर्गत मरीज के परिजनों के लिए निर्धारित परिवहन की राशि को बढ़ाया गया है? तो बाल हृदय योजना हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एसपीडी में। जो भी इनफैक्ट इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारा का सारा हम लोग ऑलरेडी एसपीडी में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए थे और यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि पहले आप डिटेल थोड़ा पढ़ लीजिए, एक बार डिटेल समझ में आ जाता है, बेस बन जाता है, न्यू बन जाती है, तब आप एमसीक्यू बनाएंगे तो बनाने में भी मज़ा आएगा, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा, कॉन्सेप्ट और ब्रॉड होगा और साथ ही साथ जो छूट गया है वो भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है उससे भी आपका क्वेश्चन बनने का जो चांसेस है वो भी आपको दिखेगा और सबसे बड़ी बात कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारा का सारा वीडियो देखिए, हमारा एकदम से बीपीएससी पे फोकस और बीपीएससी जैसे दूसरे एग्जाम्स जो हैं बिहार से संबंधित उस पर फोकस हमारा ये क्लास रहता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपका कोई भी सेक्शन में कोई भी कसर नहीं रह जाए, कुछ भी नहीं छूटे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई वीडियो स्किप नहीं करना है, कोई वीडियो नहीं छोड़ना है और सारा का सारा बहुत ही अच्छे से देखना है, रिवीजन करना है, दोस्तों के साथ शेयर करके उसको डिस्कशन जरूर करना है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए 39 नंबर सवाल, 15 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण एवं से निर्मित वस्तुओं पर कितने दिनों बाद निर्माण, भंडारण, बिक्री, आयात और उपयोग पर राज्य के प्रतिबंध हो जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 180 दिन के बाद। उसके बाद आपका 40 नंबर सवाल, 15 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना के दौरान कार्य करते स्वास्थ्य कर्मियों को कितना अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 माह के वेतन के बराबर अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में 15 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई? तो इसमें 62.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। उसके बाद 42 नंबर सवाल, 8 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार परामर्शी समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो परामर्शी समिति के अध्यक्ष में देखिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। परामर्शी समिति के अध्यक्ष मुखिया, प्रमुख, सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष को रखा गया है। ये सभी प्रतिनिधि परामर्शी समिति के अध्यक्ष में मुखिया, प्रमुख, सरपंच और जिला परिषद इन सभी को रखा गया था। इसमें से एक से ज़्यादा है इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। इन सभी प्रतिनिधि पूर्व की तरह अगला चुनाव होने तक कार्य करते रहेंगे। 16 जून को गठित हुई त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतें और शहर ग्राम कचहरी भंग हो जाएंगी, उसकी जगह पर परामर्शी समिति काम करेंगी। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट सवाल आ जाता है 43 नंबर क्वेश्चन। 8 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना मृतकों के परिजनों को अनुदान के रूप में कितने रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? तो 300 करोड़ रुपए। उसके बाद 44 नंबर सवाल आ जाता है, 1 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार किस जिले में 130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 700 करोड़ रुपए की अनुदान दी गई है? तो सुपौल जिले में 130 मेगावाट की पनबिजली योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 700 करोड़ की अनुदान दी गई है। उसके बाद 45 नंबर सवाल, 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त में देगी? तो 35 किलो। पीला कार्डधारी को 35 किलो अनाज अंत्योदय योजना के तहत मुफ्त में मिलेगा। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट सवाल 46 नंबर, 19 अप्रैल 2021 को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में किस योजना को स्वीकृति मिली?
तो 19 अप्रैल 2021 को जो राज्य कैबिनेट बैठक की मीटिंग हुई थी, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 19 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री महिला और उद्यमी योजनाओं की स्वीकृति दी गई। दोनों योजनाओं में मौजूदा वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ की राशि मंजूरी दी गई। तो मुख्यमंत्री आपका महिला और युवा उद्यमी योजना जो है, ये दोनों को स्वीकृति मिली थी। तो 2 ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर 5वां हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का सवाल में ऑप्शन डी होता है, मतलब ई होता है, और किस तरह के सवाल में ए बी सी डी के बीच में कोई एक आंसर होता है। 16 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार इथेनॉल को लेकर अलग नीति बनाने के लिए बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो ये पहला राज्य है बिहार देश का। इथेनॉल की पॉलिसी जब आई तो उस समय किसी भी स्टेट के पास इथेनॉल की पॉलिसी अलग से नहीं थी, तो ये पहला राज्य बन गया। उसके बाद आपका आ जाता है कि 48 नंबर, 16 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार अगले कितने वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को विस्तारित किया गया है? तो ये 5 सालों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को विस्तारित किया गया है। इसके लिए 1000 करोड़ की मंजूरी दी गई। 49 नंबर सवाल, 2 फरवरी 2021 को कैबिनेट बैठक के अनुसार कितनी लड़कियों की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सहायता राशि दोगुनी हुई? तो इसमें आ जाएगा 4.25 लाख। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल 50 नंबर आ जाता है। 19 जनवरी 2021 को कैबिनेट बैठक के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा के 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को पोशाक मुहैया कराने के लिए कितने प्रकार की योजनाएं चल रही है? तो 4 प्रकार की योजनाएं चल रही है, जिसमें कि पोशाक मुहैया कराया जाता है 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को। ये सारा का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाई वीडियो मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़िए पहले, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जो बिहार से संबंधित है वो सारा का सारा इसमें अपडेट मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो कोई भी सवाल बिहार के करंट से नहीं छूटने वाला है। बाकी करंट तो हम लोग कराएंगे ही, लेकिन बिहार के करंट से नहीं छूटने वाला है, इसलिए कुछ भी नहीं स्किप करना है। 51 नंबर सवाल, कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिलों को कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो 75 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। उसके बाद 52 नंबर सवाल, 5 जनवरी 2021 को कैबिनेट बैठक के अनुसार किस योजना के तहत राज्य सरकार हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का मुफ्त इलाज करेगी? बाल हृदय योजना हम लोग पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं, और इनफैक्ट सारे के सारे चीज़ों को भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 53 नंबर सवाल, बिहार के किस जिले में इथेनॉल उत्पादन के लिए 1650 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अप्रैल 2021 में मंजूरी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी, मोतिहारी, गोपालगंज, यानी कि 3 जिला। ठीक है, तो ये आपका कैबिनेट के फैसला से हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वो है बिहार सरकार की विकास कल्याणकारी योजना। तो चलिए इसका नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर, केंद्र सरकार के गति शक्ति योजना के तहत, गति शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, गायघाट बंदरगाह से कितने टन चावल लेकर कार्गो शिप 5 फरवरी 2022 को रवाना हुआ? तो 200 टन चावल लेकर गति शक्ति योजना के तहत गायघाट में बिहार में कार्गो ये बना है, बंदरगाह बना है, तो वो रवाना वहाँ से हुआ था। केंद्र सरकार, इसका आंसर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत गायघाट बंदरगाह से 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप 5 फरवरी 2022 को रवाना हुआ। यह पहली बार है जब पटना से हल्दिया बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी तक कार्गो जाएगा, यानी बिहार अब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। तो बिहार में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ने वाला का जो है वो जगह कौन सा है? तो आपका गायघाट का बंदरगाह जो बना है वो है। इसके बाद आप आ जाते हैं दूसरा नंबर सवाल। इसके बाद वाला है, हाल ही में बिहार में ESIC के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया है। बिहार के कितने जिलों में खोला जाएगा? ठीक है, तो ये बिहार के 22 जिलों में खोला जाएगा। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय परिषद के 76th बैठक में राज्य के 22 जिलों में औषधालय सह शाखा कार्यालय खोलने का एवं चिकित्सकों की तैनाती शीघ्र करने का निर्णय लिया गया। तीसरा नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य में एक नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी? किसके द्वारा? डाक विभाग के द्वारा किस राज्य में कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाई पहुँचाई जाएगी? तो ये राज्य बिहार
बन गया है ये, और ये ऐसा पहली बार हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए, मुख्यमंत्री किशोरी योजना किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री किशोरी योजना शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग नहीं मारिएगा, शिक्षा विभाग यहाँ होगा। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री किशोरी योजना। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली की स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की है? 2025 तक सारे घरों में, मतलब जहाँ भी बिजली का कनेक्शन है, मतलब गांव शहर सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर, 6 नंबर, किस टेलीकॉम कंपनी ने डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में गांव-गांव तक वाईफाई स्पॉट बनाने की घोषणा की है? तो ये बीएसएनएल ही करेगा। बाकी प्राइवेट कंपनियां तो भाई उनको तो अपना प्रॉफिट दिखता है पहले, लेकिन जहाँ भी सामाजिकता की बात होती है तो सरकारी कंपनियों को ही आगे आना पड़ता है, तो बीएसएनएल ये काम करेगा। उसके बाद 7 नंबर सवाल, बिहार सरकार ने राज्य के किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण की शुरुआत की है? तो मधुबनी जिले में कमला नदी पर बैराज बनाने की शुरुआत की है। ठीक है, तो मधुबनी जिले की किस नदी पर बैराज बनाने की शुरुआत की है? तो कमला नदी पर, ऐसे भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना को पुनः जीवित किया गया है? तो सतघरवा जलाशय योजना। 9 करोड़ लागत के व्यय से मंजूर मुंगेर के धरहरा में मृत पड़ी सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। बिहार की जीविका से जुड़ी दीदियाँ किस फैक्ट्री की मालकिन बनेगी? तो ये हो जाएगा आपका पहली चाय फैक्ट्री की मालकिन बनेगी। तो एक्सप्लेनेशन में, किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के केचके चिपारा गांव में स्थित सरकारी चाय फैक्ट्री राज्य की पहली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होगी, जिसे भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से बीते जून महीने में प्रमाण पत्र मिल चुका है। यह चाय फैक्ट्री अब महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से संचालित होगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसमें का एक्चुअली हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जो भी देख रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट सवाल, अब 10 नंबर जो सवाल आता है वो ये आता है आपका, यहाँ पे देखिए, बिहार के बक्सर जिले से भागलपुर जिले तक नए एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? बक्सर जिले से भागलपुर तक 350 किलोमीटर। बिहार के बक्सर जिले से भागलपुर जिले तक के लिए 350 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, जिसका निर्माण कार्य इसी वर्ष वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। 350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला श्रृंखला के तहत बनाया जाएगा। कौन सा भारत का योजना है? भारत सरकार का भारतमाला श्रृंखला जो है उसके तहत इसको बनाया जाएगा। उसके बाद आ जाइए 11 नंबर सवाल, प्रदूषण जांच के खोलने पर कितने लाख रुपए की मदद बिहार सरकार करेगी? तब प्रदूषण जांच के केंद्र खोलने के लिए 3 लाख तक की मदद बिहार सरकार करेगी। और बिहार सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ अब प्रदूषण जांच के खोलने के लिए 3 लाख देगी। इस योजना का लाभ ऐसे प्रखंडों को मिलेगा जहां पर पेट्रोल पंप, सर्विस सेंटर के अलावा एक भी मोटर वाहन जांच केंद्र नहीं है। अच्छा, 12 नंबर सवाल, राज्य के 13 जिलों में बनाए जाने वाले 328 कृषि यंत्र बैंकों को कितने प्रतिशत का अनुदान मिलेगा? तो 13 जिलों में बनाया जा रहा है, और कितने बनाया जा रहा है? 328 कृषि यंत्र बैंक बनाया जा रहा है, मतलब कि एग्रीकल्चर मशीनरीज बैंक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें अनुदान कितना मिलेगा? तो उसमें आपका 80% तक अनुदान का प्रोविज़न है। और ये आपको देख लीजिए, 13 जिलों में 338 बैंक बनाएगी। इसके अलावा पटना, मगध परमंडल में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनेगा। दोनों योजनाओं में सरकार यंत्रों पर 80% अनुदान देगी, लेकिन यंत्र बैंकों के लिए अधिकतम अनुदान की राशि 8 और शेष बैंकों के लिए 12 लाख तय रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बिहार में के विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत कोर्स ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी की जा रही है? तो 40% कोर्स जो होगा बिहार के विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 13 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 14 नंबर सवाल, बिहार में कितने अनुमंडलों में नई अदालतें खुलने की मंजूरी कानून विभाग से मिली है? तो नई अदालतें खुलने की मंजूरी 21 अनुमंडलों को मिली है। उसके बाद आप आ जाइए 15 नंबर सवाल, बिहार के किन 2 क्षेत्रों की योजना
बिहार के किन दो क्षेत्रों को आयोजना क्षेत्र घोषित किया गया है? तो किन दो क्षेत्रों को आयोजना क्षेत्र घोषित किया गया है? तो सासाराम और डेरी को आयोजना क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, सासाराम और डेरी को सरकार ने आयोजना क्षेत्र घोषित किया दिया है। इन दोनों शहरों से सटे शहरी क्षमता रखने वाले गांवों को समेकित और सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा। उसके बाद आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आंगनबाड़ी में जो लोग काम करते हैं उनका जो एजुकेशनल लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो सुनंदिनी कार्यक्रम क्या है ये पूछेगा तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए ये स्कीम लाया गया है। ठीक है। उसके बाद आपका 17 नंबर सवाल, बिहार के शहरी निकायों में अगले 2 सालों में करीब कितने हजार कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे? तो इसमें 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। उसके बाद 18 नंबर सवाल, पूर्णिया के IAS अधिकारी राहुल कुमार द्वारा प्रारंभ किए जाने वाला किताब दान अभियान से अब तक कितने पुस्तकालय खोले जा चुके हैं? तो इससे अब तक 152 पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। ये बहुत ही फेमस वहाँ के DM हैं, जिलाधिकारी हैं पूर्णिया के राहुल कुमार, और ये चेन चला रहे हैं लाइब्रेरी खोलने का वहाँ पे। उसके बाद 19 नंबर सवाल, तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार तालाब उगाही के लिए सभी वर्गों के कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है? तो 50% सब्सिडी है सारे के सारे वर्ग को, मतलब रिजर्व और जनरल कैटेगरी सारे के लोगों को तालाब उगाही के लिए प्रदान कर रही है। उसके बाद 20 नंबर सवाल, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है? तो 1 लाख रुपये का। अगर आप PT निकाले हैं UPSC का तो 1 लाख रुपये का योजना में आपको लाभ मिलता है। लेकिन इस योजना के तहत SC ST और अति पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को BPSC की PT पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 और UPSC के लिए पास करने पे 1 लाख मिलता है। तो ये 20 नंबर सवाल हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो दिया हुआ है ये बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 20 से 25 तक का जो कार्यक्रम है, तो ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो बेवजह का टाइम जाएगा। उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा, टाइम कम है, इसलिए ये सब चीज़ जो ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है ये डिस्कस करना ठीक मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग का भी टाइम है, यहाँ भी देखेंगे और वो भी वीडियो जो लोग देखे होंगे तो उन लोग का भी टाइम किल होगा। तो मेरा ये मानना है कि इसके आगे हम लोग जो क्वेश्चन संबंधित है, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग डिस्कस करेंगे। ये बड़ा है तो इसको डिस्कस करने का 7 निश्चय 2 जो है आप लोग इस बुक से भी देख सकते हैं। बुक तो आप लोगों के पास होगा ही, हम तो प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं। और इसके अलावा अगर बुक नहीं भी है तो SPD का जो हम लोगों ने वीडियो किया है करंट अफेयर का, उसको भी आप देख लेंगे, उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 21 नंबर सवाल पे। हाँ, बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित किए जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई? ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 16 अगस्त 2021 को की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदी द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में 16 अगस्त 2021 को की गई। इस योजना की लॉन्चिंग औरंगाबाद के सदर अस्पताल में वर्चुअल माध्यम से हुई थी। कहाँ से हुई थी भाई? तो औरंगाबाद से हुई थी। और 16 अगस्त 2021 को ये पूरे स्टेट में लॉन्च किया गया। कहाँ से? औरंगाबाद से। अच्छा, 22 अब तक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप ऐसे परिवार के बच्चों को दी जाती थी जिनका सालाना आय 1.5 लाख होती थी। बिहार सरकार ने पारिवारिक आय के दायरे को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तब 2.5 लाख कर दिया है। 2.5 लाख तक के इनकम वाले को ये छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। उसके बाद आप आ जाइए 23 नंबर सवाल, ई-रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने के सेवा तरकारी एक्सप्रेस की शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया है? तो ये बिहार के पटना शहर से किया गया है। ई-रिक्शा के माध्यम से तरकारी का वितरण हो रहा है। उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराई जा रही है। सुभाष सिंह ने 24 अगस्त 2021 को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई-रिक्शा के माध्यम से पटना के प्रमुख बाजारों में 10 अस्थायी आउटलेट में सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। राज्य के हरित
संघ पटना, तिरहुत संघ मोतिहारी और मिथिला संघ दरभंगा समेत 18 जिलों के किसानों से सब्जी खरीदकर बाजार में बेची जा रही है। उसके बाद 24 नंबर सवाल, बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो 5.0 का संबंध वृक्षारोपण से है ऑब्वियसली, क्योंकि 5 करोड़ वृक्ष रोपने का लक्ष्य रखा गया है। तो बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध वृक्षारोपण से है। 5 जून 2021 को ये शुरू हुआ था। इस दिन इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, शुरू होने वाला ये अभियान 9 अगस्त तक चला। सरकार की ओर से शुरू होने वाले अभियान में सरकारी और गैर सरकारी संगठन की मदद से इन 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाए गए। इसका नाम 5.0 या 5.0 जो बोलिए रखा गया। उसके बाद आप आ जाइए 25 नंबर सवाल। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो टीका वाली नाव मुजफ्फरपुर जिले में हुई थी इसकी शुरुआत। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट जो सवाल है 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल में क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया? ये दोनों को कब लॉन्च किया? ठीक है, तो ये 18 जून 2021 को लॉन्च किया। बीपीएससी को भाई डाटा से डेट से बहुत लगाव है। ठीक है, तो डाटा और डेट बीपीएससी पूछता ही पूछता है, तो ये डेट को दिमाग में रखेंगे। और दिमाग में वैसे नहीं, आप जब डिस्कस करेंगे ना, आप जब पढ़ेंगे और उसमें इन्वॉल्व होकर पढ़ेंगे, आप ऐसे नहीं समझिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना है। आप ऐसे समझिए कि ये जो भी योजनाएं आ रही हैं, जो भी स्कीम लॉन्च हो रहा है, जो भी सरकार का जो डिसीजन है आपके लाइफ में, आपके आसपास के लाइफ में, आपके रिलेटिव्स के लाइफ में, आपके पूरे राज्य के लाइफ में, आपके गांव के लाइफ में, आपके शहर के लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा जब आप वास्तविकता से इन स्कीम्स और इन सब चीज़ों को कोरिलेट करेंगे ना, वास्तविकता से अपने आप से कोरिलेट करेंगे कि मुझे ये फ़ायदा मिलेगा, मेरे परिवार को ये फ़ायदा मिलेगा, मेरे क्या बोलते हैं कि मेरे संबंधी को, रिलेटिव्स को ये फ़ायदा मिलने वाला है ये स्कीम से, तो डेफिनेटली आपको वो डेट एवरीथिंग उसका याद रहेगा। डेट भी याद रहेगा, स्कीम का डिटेल भी याद रहेगा, कब लंच हुआ, कहाँ लंच हुआ, कैसे लंच हुआ, कैसे लेना है, सब कुछ याद रहेगा। इसलिए कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि हर बात के पीछे अगर स्टोरी है तो आपको याद रहेगी। ठीक है, बात के पीछे अगर स्टोरी नहीं है तो आपको रटना पड़ेगा, तब भी वो कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए स्टोरी होना ज़रूरी है। तो कनेक्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है और दिमाग वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा ये इसमें है कुछ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दोनों योजनाओं को 18 जून 2021 को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इन योजना के तहत युवाओं को व्यापार के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। यह 50% अनुदान पे होगा और 50 लाख ही वापस चुकाना होगा। इसका लाभ बिहार के हर वर्ग जाति के लोग उठा सकते हैं। महिलाओं को इस लोन ऋण के लिए कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि अगर मेल है तो 50%, फीमेल है तो भी 50% सब्सिडी है इसमें 10 लाख तक के लोन में। लेकिन फीमेल को एक और एडवांटेज है कि उनको इंटरेस्ट भी नहीं देना है, भाई प्रिंसिपल वापस कर दो 5 लाख बस। तो ये बहुत ही मतलब महत्वाकांक्षी योजना है एक्चुअली। ठीक है, अगर आप कोरिलेट करके देखते हैं तो आप अगर कुछ उद्यम शुरू करना चाहते हैं, आपके परिवार के लोग करना चाहते हैं या आपके संबंधी में आपके गांव के आसपास के लोग करना चाहते हैं, तो आप एडुकेटेड आदमी हैं, आप एडुकेटेड वुमेन हैं, तो आपको ये सब चीज़ें स्प्रेड करनी चाहिए कि सरकार की ऐसी स्कीम है और उसका फ़ायदा उनको मिले। तो क्या होगा ना कि जैसे ही आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट करेंगे आपस में, तो पता चलेगा कि वो हम स्कीम आपको हमेशा याद रहेगा। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और ये सब चीज़ों में बात बीच में बोलता हूँ ना, वो कब बोलता हूँ मुझे भी पता नहीं होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। बिहार के किन 2 जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? जल जीवन हरियाली में के स्कीम के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा और सुपौल। उसके बाद आप आ जाइए, बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का तैरता हुआ बिजली घर 2 जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है। दरभंगा बिजली घर की क्षमता 1.6 मेगावाट और सुपौल की क्षमता 0.525 मेगावाट होगी।
ब्रेडा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं। यहाँ से 3-4 सवाल निकलता है, ठीक से समझ लेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। उसके बाद आ जाइए 26 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल, बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया। तो 18 साल तक के बच्चों को इसमें आपका 1500 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हो गया कोविड के कारण, तो 18 साल तक 1500 रुपये महीना सरकार देगी, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर सवाल, बिहार बाढ़ राहत योजना 2021 के तहत दुग्धकारी पशुओं की मृत्यु होने पर प्रति इकाई अधिकतम कितने रुपए का अनुदान मिलेगा। तो ये 30,000 रुपये का अनुदान का प्रावधान है इसमें। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो सवाल है वो आपका 30 नंबर सवाल, बिहार बाल हृदय योजना के पहले चरण में 21 बच्चों का इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया है। तो अहमदाबाद भेजा गया है। कितने बच्चों को? 21 बच्चों को इलाज के लिए। 31 नंबर सवाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कोसी को किस नदी से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है। तो कोसी को मेची नदी से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट इसके सारे इस बुक के सारे भी जो डिटेल है इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में करंट अफेयर्स के, तो उसको आप लोग देख लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। गया में किस योजना के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाया जा रहा है। तो अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा, अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ये किया जा रहा है। उसके बाद 33 नंबर सवाल, केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत केंद्र सरकार के बिहार के 3 शहरों को चुना गया है। उसमें से कौन कौन है? केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में स्वदेश दर्शन योजना लॉन्च की। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के 3 शहर सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा चुना गया। इस योजना के तहत रामायण एवं सूफी समेत 15 सर्किट और 75 से अधिक योजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो ये यहाँ तक ये सवाल हो जाता है 33 नंबर सवाल तक। ये खत्म होता है आपका हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे उस टॉपिक का, बिहार सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजना है। उसके बाद आपका आ जाता है राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये भी हम लोग डिस्कस ऑलरेडी SPD से कर चुके हैं, तो ये डिटेल डिस्कस करने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग सिर्फ MCQ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आता है MCQ का, खेल परिदृश्य, खेल खिलाड़ी और स्टेडियम। तो वो आप जो वीडियो है वो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि करेंट अफेयर्स में जो योजनाएं जो चल रही हैं उसका कौन कौन सा योजनाएं है, जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उसमें भी हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस SPD वाला वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं खेल वाला, ठीक है। तो खेल वाला में आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच के ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बिहार के किस शहर से हैं? तो मोतिहारी के हैं भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो मोतिहारी के युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में उन्होंने 341 रन की बेजोड़ पारी खेली। किसी भी बल्लेबाज का प्रथम श्रेणी क्रिकेट के पहले मैच में यह सबसे बड़ा निजी स्कोर है। कहाँ के हैं भाई? मोतिहारी के हैं, याद रखेंगे, ये सवाल खेल से भी पूछता है। उसके बाद शकीबुल गनी से पूर्व अजय कुमार रोहरा ने रणजी ट्रॉफी के 2018-19 सत्र के रिकॉर्ड बनाया था। वह किस राज्य के खिलाड़ी थे? ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे। उसके बाद आप आ जाता है 3 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के कितने खिलाड़ियों को IPL 2022 की नीलामी के लिए चयन किया गया? तो IPL 2022 की नीलामी के लिए 6 खिलाड़ियों को चयन किया गया है। अनुज राज, अभिजीत साकेत, प्रत्युष सिंह, विपुल कृष्णा, लखन राजा तथा अनुनय सिंह का चयन IPL 2022 की नीलामी के लिए किया गया है। उसके बाद आप आ जाइए 4 नंबर सवाल, हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के कितने मेडल प्राप्त हुए? इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को
11 मेडल प्राप्त हुए, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य शामिल है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक में बिहार के किस जिले की महिला खिलाड़ी ममता को 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान मिला है? तो ये आपको रोहतास जिला की हैं ममता, जो इनको राजकीय 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान से सुशोभित किया गया है। ये है पैरा ओलंपिक खेल, ममता देवी को राज्य के खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, और ये पहली महिला बन गई है सम्मानित होने वाली, 5वीं बार सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई है। 6ठा नंबर सवाल, क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों की योजनाओं की सुविधा युक्त वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों के आयोजन की सुविधा युक्त वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम किस शहर में बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। पटना का मोइनुल स्टेडियम वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। इसमें करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्रिकेट के अलावा यहाँ हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलीट्स का भी आयोजन होगा। तो ये मोइनुल हक स्टेडियम हो गया। उसके बाद आपका ये 7 नंबर सवाल, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो पहली बार जो आयोजित किया बिहार क्रिकेट लीग, इसका जो खिताब है वो दरभंगा ने जीता। 3 विकेट से पटना पायलट्स को हराकर दरभंगा डायमंड ने बिहार क्रिकेट लीग का खिताब जीता। ठीक है, तो पटना को हराया। उसके बाद आप आ जाइए, स्टेडियम थोड़ा देख लेते हैं कौन कहाँ है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है, सचिवालय इंडोर स्टेडियम पटना में है, संजय गांधी मिनी स्टेडियम पटना में है, मिथिलेश स्टेडियम पटना में है, जगजीवन स्टेडियम खगौल पटना में है, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा में है, हाजीपुर स्टेडियम हाजीपुर में, राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है। ठीक है, सुब्रमण्यम स्टेडियम गया में है, खुदीराम बोस स्टेडियम जो है मुजफ्फरपुर में है, इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है, जगजीवन राम स्टेडियम मोहनिया में है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो पटना में है। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल आता है खेल से, ज़्यादा सवाल है नहीं, 15-20 सवाल है, लेकिन जो बिहार से स्पेसिफिक है, तो बिहार से स्पेसिफिक जो खेल रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम है और स्टेट का अगर कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेट कहीं करता है, कहीं से मेडल लाता है या स्टेट लाती है या कोई भी टीम लाती है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खेल कूद को प्रोत्साहित देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने मिल्खा सिंह खेल परिषद का निर्माण किया है? तो खेल कूद को प्रोत्साहित करने के लिए मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण जो है वो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किया है। और ये कहाँ है देख लेते हैं। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह की स्मृति में गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिषद का लोकार्पण किया गया। यहाँ विभिन्न खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सुविधाएं मिल सकेगी। तो दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कहाँ है? तो गया में है, और यहीं पे मिल्खा सिंह खेल परिसर बना है। तो पूछ देगा कि मिल्खा सिंह खेल परिसर बिहार के राज्य के किस जिले में बना है? तो गया जिले में बना है। इस तरह से भी सवाल बनता है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 9 नंबर सवाल, राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है? तो इसमें 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बन रहा है भाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो रोल मॉडल अवार्ड के लिए मोहम्मद शम्स और आलम शेख को सम्मानित किया गया। उसके बाद 11 नंबर सवाल, जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया? जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से जो कौन है जो दूसरा स्थान लाया? तो प्रियांश है। ठीक है, बेगूसराय के सर्वोदय नगर के रहने वाले प्रियांश हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं, ऐसे आप समझिए। ठीक है, जिन्होंने देश में दूसरा स्थान हासिल किया किसमें? जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में। उसके बाद 12 नंबर सवाल, खेलो योजना के तहत बिहार के कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी? तो 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। खेलो योजना के तहत बिहार के 10 परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं 51 करोड़ की है। इन परियोजनाओं में पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर कैंपस तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कैंपस में स्विमिंग पूल का निर्माण शामिल है। तो पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर कैंपस में स्विमिंग पूल होगा और सबौर में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होगा। उसके बाद पहली बार 13 नंबर सवाल, बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला? तो श्रेयसी सिंह को खेल के शूटिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछने का चांसेस, अगर खेल से बिहार से कुछ आता है तो इसका चांसेस
बहुत ज़्यादा है। बिहार के जमुई की रहने वाली, कहाँ की है ये भी ध्यान रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार शूटिंग के लिए मिला। बीबित हो कि पहली बार बिहार की किसी बेटी को खेल के क्षेत्र में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। बीबित हो कि श्रेयसी सिंह पूर्व सांसद पुतुल सिंह तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं। उसके बाद आ जाइए 14 नंबर सवाल, बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार झा को। खेल के प्रति समर्पित बीरपुर के संजीव कुमार झा को 29 अगस्त 2019 को बिहार के खेल एवं कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने बिहार गौरव अवार्ड 2019 सम्मानित किया। 15 नंबर सवाल, बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक मेडल जीता है बिहार के शरद कुमार। ठीक है, पैरा ओलंपिक 31 अगस्त 2021 को मरियप्पन थांगवेलु और शरद कुमार पुरुष ऊंची कूद में की T42 स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। मुजफ्फरपुर के निवासी हैं शरद कुमार। ठीक है, और ने 1.83 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य जीता। रियो पैरा ओलंपिक में शरद 6ठे स्थान पर थे। ठीक है, तो ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से नेशनल महिला हैंडबॉल टीम से चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो ये खुशबू कुमारी है। अपने उत्कृष्ट खेल के बदौलत नवादा जिले की निवासी बिहार के पुलिस की कांस्टेबल खुशबू कुमारी नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी जाने वाली बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पहला जो होता है लास्ट जो होता है ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। और बिहार का तो बहुत ज़्यादा योगदान बढ़ते जा रहा है इन सब क्षेत्रों में, तो ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोइनुल हक ट्रॉफी जो है वो रिलेटेड है फुटबॉल से। प्रेसिडेंट कप फुटबॉल से। गवर्नर्स गोल्ड कप फोटो। अनुग्रह नारायण शील्ड फुटबॉल। रणधीर वर्मा शील्ड क्रिकेट। हेमंत ट्रॉफी क्रिकेट। कजन्स कप हॉकी। रवि मेहता शील्ड वॉलीबॉल। ये कभी कभी पूछ देता है कि ये जो ट्रॉफी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे थॉमस कप किस से रिलेटेड है, जैसे फीफा कप किस से रिलेटेड है। तो फीफा थॉमस तो समझ में आता है किस से रिलेटेड है, लेकिन इस तरह का कप जो बिहार में है वो किससे रिलेटेड है अगर पूछ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको भी देख के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो खेल वाला कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे जो टॉपिक है वो है चर्चित व्यक्ति, नवीनतम नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, निधन। ये सब से जो सवाल आता है ये भी करंट की तरह ही आता है, जैसे पूरा का पूरा करंट आता है उसी तरह से बिहार से संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आती हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक दल यूनाइटेड रशियन पार्टी के विधायक अभय कुमार सिंह का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ है? तो ये पटना में हुआ है। पटना के जन्मे अभय कुमार सिंह 17 वर्ष की उम्र में मेडिसिन की पढ़ाई हेतु रूस चले गए। श्री सिंह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पार्टी से डेप्यूटेंट विधायक के समकक्ष का रूप होता है के रूप में कार्यरत हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को उन्होंने भारत की तरफ पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के तरह की कार्रवाई बताकर रूस का बचाव किया है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? जो वहाँ पे यूनाइटेड रशियन पार्टी के विधायक के रूप में काम करें, अभय कुमार सिंह, जो पटना के निवासी हैं। नेक्स्ट सवाल, बिहार के कितने वैज्ञानिकों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की फहरिस्त में शामिल किया गया है? तो बिहार के कितने वैज्ञानिक को विश्व के 2% में शामिल किया है भाई? 2%। तो एक वैज्ञानिक को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीम सिद्दीकी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों के लिस्ट में शामिल किया गया है। बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट जो सवाल है तीसरा, बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 199वां रैंक पर प्राप्त किया है। ये भी अपने आप में एक माइलस्टोन अचीवमेंट है अंजना कुमारी को विश्व बैडमिंटन में। तो अंजना कुमारी किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से रिलेटेड है और उन्होंने 200 की रैंकिंग में 199 स्थान पे अपना मुकाम हासिल किया है, मतलब उनका पोजीशन अभी है। उसके बाद 4 नंबर सवाल, पहली बार पूर्व मध्य रेलवे की कमान संभालने वाली महिला का नाम क्या है? तो पूर्व मध्य रेलवे के कमान ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो कंट्रोलर हैं, जनरल मैनेजर वहाँ पे होंगी, तो वो है सुश्री अंजलि गोयल, महाप्रबंधक बनारस रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री में पहले वो काम कर चुकी है। उसके बाद आपका आ जाता है 5 नंबर सवाल, 17 सितंबर को लखनऊ
17 सितंबर को लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल मीटिंग की बैठक के आलोक में काउंसिलिंग ने दर युक्तिकरण एवं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार हेतु ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। इसके सदस्य के रूप में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो तारकिशोर प्रसाद सिंह, जनरली फाइनेंस मिनिस्टर को नामित किया जाता है। पहले सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, तो अभी तारकिशोर प्रसाद सिंह हैं। बिहार से जुड़े किस व्यक्ति ने ट्रूकॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप ट्रू कॉलर है, ये हिंदी में लिखा हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन। ट्रू कॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया है जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। बिहार से जुड़े किस व्यक्ति ने बनाया है? तो ये है प्रज्वल सिन्हा ने। 15 अगस्त 2021 को लॉन्च भारत कॉलर ऐप किसी भी यूजर्स का कॉन्टैक्ट अपने सर्वर पर अपलोड नहीं करता है। इससे यूज़र की गोपनीयता बनी रहती है। भारत कॉलर ऐप यूज़र के कॉल आने पर उस नंबर को अपने सर्वर में खोजता है और उसके आधार पर नाम बताता है। अपलोड नहीं करता है, सिर्फ खोजता है ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? भारत कॉलर ऐप, मतलब भारत कॉलर है, जैसे वो ट्रू कॉलर है तो ये भारत कॉलर है, और वो प्रज्वल सिन्हा ने बनाया है। बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सब लोग जानते हैं वो कटिहार के निवासी हैं। उसके बाद आप आ जाइए, आप भी बन सकते हैं शुभम कुमार, लेकिन मेहनत कीजिए। बीपीएससी के लिए आप कर रहे हैं, बीपीएससी निकालिए। यूपीएससी के लिए करेंगे, यूपीएससी भी निकलेगा। लेकिन एक ही पॉइंट है, शुभम कुमार ने भी कहीं पे बाहर दिल्ली और आपको पटना जाके कोचिंग नहीं किया था, घर पे ही पढ़ाई करी थी, यूट्यूब से पढ़ाई करी थी। दिल्ली कोचिंग में शायद उन्होंने शायद दिल्ली में जाके शायद उन्होंने मौका दिया था कि नहीं दिया था, मुझे बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन जैसा कि एक उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि हमने इस तरह का कोई भी फॉर्मल कोचिंग नहीं लिया था, सारा यूट्यूब और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे किया था। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। आपको ज़रूरत क्या है ना कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको फॉलो करना है चैनल को। आप चैनल को जो भी गाइड किया जा रहा है प्रॉपरली फॉलो करना है और आप उसके साथ स्टिक हो जाइए। हमारा कुछ भी ऐसे नहीं होता है कि हम लोग वीडियो डाल दिए, कभी ये डाल दिए, कभी वो डाल दिए वैसा नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। चूँकि हम लोग थोड़ा देर से शुरू किए थे, इसलिए ऐसा है कि हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि सारा कुछ कवर हो जाए। लेकिन सब कुछ एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ बीपीएससी है, बीपीएससी का जो डिमांड है उसके हिसाब से है। मैडम बहुत बार क्वालिफाई कर चुकी है बीपीएससी, तो उनका जो अपना एक एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा इसमें डाला हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लगातार लगे रहिए, सफलता पक्का मिलेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना CIMP के CEO का नाम क्या है, जिसे CEO इनसाइट पत्रिका द्वारा 2021 में भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ CEO की सूची में स्थान मिला है? तो राजीव रंजन इनका नाम है। उसके बाद 9 नंबर सवाल, भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में चर्चित लोक कवि का नाम क्या है? भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में चर्चित लोक कवि का नाम भिखारी ठाकुर है। भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में चर्चित लोक कवि भिखारी ठाकुर है। इनकी प्रसिद्ध भोजपुरी रचना विदेशिया बहुत ही फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार भोजपुरी 5 करोड़ लोगों से ज़्यादा वक्ता है और साथ भारत में 8वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो भोजपुरी का ये महत्व है और यह विश्व की सबसे अधिक देसी वक्ताओं के साथ भाषाओं की सूची में 26वें स्थान पर तथा कुल बोली जाने वाली भाषाओं की सूची में 33वें स्थान पर है। तो यहाँ से भी सवाल आपका बनता है। उसके बाद 10 नंबर, बिहार की किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये बिहार की महिला है। पहले तो मोकामा की 21 वर्षीय अनामिका, ठीक है, तो अनामिका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और बिहार की अर्पणा ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये केदारनाथ कंठ पर्वत पे राष्ट्रीय ध्वज, ये नालंदा जिले की हैं, बना के अपना रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की आपकी 100वीं जयंती मनाई गई है। बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके भी बारे में। उसके बाद आप आ जाइए 13 नंबर सवाल, बिहार के किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया? ठीक है, तो भावना कंठ। भावना इंडियन एयरफोर्स की पहली बैच की महिला फाइटर पायलट है, ठीक है, भावना कंठ इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में 18 जून 2016 को 2 अन्य महिला पायलट
अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो 3 ऑफिसर चुनी गई थी, आप लोग ध्यान दिए होंगे उस समय, तो उस समय ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। ये पहली फाइटर है, ये तीनों के फाइटर जेट चलाने वाली, फाइटर प्लेन चलाने वाली पहली ये तीनों पायलट हैं, वुमेन पायलट हैं। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी के पैतृक आवास को सुरक्षित करने की बेनीपुर में है, तो उसकी घोषणा की गई। उसके बाद हाल ही में पटना बीआईटी के किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार की गई है? तो ये आकांक्षा कुमारी के द्वारा तैयार की गई है। यह मेडी रोबोट शरीर के तापमान, ब्लड प्रेशर, मरीज का वजन, ईसीजी, वायरलेस स्टेथोस्कोप से फेफड़े की स्थिति की जानकारी देगा। इस मेडी रोबोट में वायरलेस स्टेथोस्कोप और ऑक्सीजन सिलेंडर भी इंस्टॉल किया गया है। तो ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है जो इनके द्वारा उठाया गया है। हाल ही में बिहार के किस छात्रा का चयन अमेरिका के बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनेविज के बतौर वैज्ञानिक हुआ है? तो ये तृप्ति गुप्ता है। एक चीज़ आप लोग कॉमन देख रहे हैं ना, जितना भी नाम आ रहा है, जो भी हाईलाइटेड है, उसमें अधिकतर नाम लड़कियों का है। तो झंडा गाड़ रही हैं बिहार की लड़कियां, ये तो तय है। तो जो सोशल इंजीनियरिंग हुआ है बिहार में, जिसकी वजह से लड़कियों के पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है बिहार के लोगों का, उसके बाद उनको बहुत इनकरेज किया जा रहा है ताकि आप नए स्किल सीखो, नए। तो ये एक एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है बिहार स्टेट अपने आप में, कि लड़कियां कैसे एम्पावर हो रही हैं, वुमेन कैसे एम्पावर हो रही हैं, अलग अलग स्कीम्स के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम में रिजर्वेशन के साथ, जॉब्स में रिजर्वेशन के साथ, कॉलेजेस में रिजर्वेशन के साथ, स्कूल्स में बेनिफिट्स दे के अलग अलग, जैसे साइकिल योजना अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी योजना है सरकार का, जिससे कि लड़कियां स्कूल तक जाती हैं, साइकिल उनको मिलता है, प्रोत्साहित होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, देखिए इसको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मत पढ़िए, आप देखिए कि क्या जो हो रहा है वो वास्तव में हमारे समाज में कुछ असर डाल रहा है क्या। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं तो आपका सोच एडमिनिस्ट्रेटर की तरह होना चाहिए। आप सिर्फ ना रट्टे वाला तोता वाला बन के नहीं जाना है। क्योंकि गुड एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप बनने के बाद सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप में वो कल्केट कीजिए, अगर आप में वो कैरेक्टर है तो उसको बढ़ाइए, अगर उसको और बढ़ाइए, और अगर नहीं है तो उसको कल्केट कीजिए, उसको नर्चर कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। इस तरह से सोचिए कि क्या हमारे सोसाइटी, जैसे मैं ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे समाज में इस तरह का बदलाव आ रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे समाज में इस तरह का बदलाव आ रहा है? क्योंकि आप यही करने जाने वाले हैं। आप एसडीएम बनेंगे, आप डीएसपी बनेंगे, आप बीडीओ बनेंगे, आप सीईओ बनेंगे, तो आपको सोसाइटी के बारे में देखना है, आपका प्रमोशन होगा, आप ऊपर जाएंगे, आप तो आपको पॉलिसी बनानी होगी। तो आपका थॉट उस तरह से होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचिएगा। एग्जाम का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे, तो आप कनेक्ट करेंगे सामाजिकता से, आप कनेक्ट करेंगे सोसाइटी से, आप कनेक्ट करेंगे अपने आप आसपास के लोगों से, उनका विकास कैसे हो रहा है, उनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें क्या कॉमनलिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, ये सब कुछ आप कोरिलेट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया पिछले 30-35 क्वेश्चंस में कि बिहार की बेटियाँ आगे आ रही हैं, तो मैंने बोला ठीक है, आपके भी दिमाग में ये बात आनी चाहिए। आई हैं तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और आप में ये गुण है। नहीं आई हैं तो ये गलत है, आना चाहिए और कलकेट कीजिए, इस एस्पेक्ट में भी सोचिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी तक जो आदमी, जो भी कैंडिडेट, जो भी लड़का लड़की, जो लोग भी देख रहा है, ठीक है, उनको ये बात समझ में आएगी कि मैं ये ऐसा क्यों बोलता हूँ। जो लोग स्किप कर जाएगा ये बात उनको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का गुण आप में होना ही चाहिए। नहीं है तो बढ़ाइए, उसको कैलकुलेट कीजिए, लेकिन उस तरह से सोचने का, इस तरह से अपने दायरा को बढ़ाइए सोचने का, तब आपके सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है ना जिसका आप आंसर लिख नहीं सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग एक पार्टिकुलर दायरे में ही सोचते हैं, और उस स्थिति में जब आप एक पार्टिकुलर दायरे में सोचते हैं, हमें एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम पास करना है, तो आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते। आप सिर्फ रटने पे फोकस करते हैं और वहीं पे मिस करते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अभी तक मुझे उम्मीद है कि अभी ये लास्ट वाला जो
2 मिनट 5 मिनट तक लोग जो देखा होगा उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा कि आप शेयर करेंगे वो भी पढ़ लेगा या पढ़ लेगी तो आपका नंबर कम आ जाएगा, उसका ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसका भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपका भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हम लोग, आप लोगों को पता नहीं, हम लोग जीएस में मोर देन 90% तक मार्क्स फैच किए हैं, और ऐसे नहीं फैच किए हैं। उसमें करंट अफेयर्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट करंट अफेयर्स का होता है, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का, करंट अफेयर्स होता है। और उसमें हम लोगों ने फैच किया है मोर देन 80% 90% मार्क्स फैच किया है। वो कैसे फैच किया है कि हम लोग का 4-5 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था, और हम लोग डिस्कस करते थे। जो हम लोग पढ़ते थे एक दूसरे को बता देते थे कि भाई ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब टाइम हम लोग का आधा घंटा का, 40 मिनट का, 45 मिनट का, 1 घंटे का डिस्कशन का होता था, हम लोग डिस्कस करते थे। कुछ सवाल हम पूछे जो उसे नहीं आ रहा है, कुछ सवाल उसने पूछा जो हमें नहीं आ रहा है। तो होता क्या था कि जब उसका वो आंसर बताएगा जो मुझे नहीं आ रहा है, वो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। और यही होता है ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा। छोटा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं, छोटा ग्रुप। अगर आपके बहुत सारे सर्किल है, आप बहुत लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं, तो अलग अलग ग्रुप बना लिए, 4-5 लोगों का ग्रुप बना के 2-4-5 ग्रुप बना लीजिए, लेकिन ज़रूर शेयर कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। चलिए ये नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बिहार के जमुई की किस महिला ने माउंटेन फ्रेंडशिप चोटी की पर तिरंगा लहराकर एक कीर्तिमान? जमुई की महिला, देखिए फिर आ गया बिहार की महिला है, तो निशु है जमुई की भाई, तो निशु सिंह इसका आंसर हो जाएगा सी। उस तो अभी ये इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ तक हम लोग करने के बाद ये जो यहाँ पे नवीनतम नियुक्तियाँ आएंगी इसको भी हम लोग देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैं इस बुक को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, ठीक है, और कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। अगर आप इस समय तक वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं, और आपको जैसे मैंने बताया कि थॉट पैटर्न अगर उस तरह का है, तो आप डेफिनेटली सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और निश्चित है पक्का आपका सिलेक्शन होगा। चूँकि जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव गुण है, या जो गुण को सीख लेता है उस, या सीख लेती है, उसका सिलेक्शन पक्का होता है, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़िए मन लगा के, कोई भी मन में संशय नहीं रखिए। आपको हड़बड़ाहट हो रहा होगा, लेकिन यह हड़बड़ाहट उसी को होता है, एक बात जान लीजिए, जो पढ़ता है या पढ़ती है। अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे ना, 10 दिन देख के जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। आप कंफर्म होकर आएंगे कि 130 सही है, उसमें पता चलेगा कि 50 भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हड़बड़ाहट हो रही है कि ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, ये नहीं याद आ रहा है, वो नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो रही है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को संयम में रखिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, कूल रहिए, भरपूर पानी पीजिए, अच्छे से सोइए, और मन लगा के पढ़िए। एकदम प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।